Good morning, student. I am R.S. Gupta, your biology faculty at IRS, Indian Revolutionary School, Gorakhpur, and I am going to start my classes from today. Daily video lecture will uploaded on your school's ID. Now you are in class 12th, and I want to share something with you that if you are in class 12th, you have to focus on two different exams, which are first one CBSE class 12. दिस इज वन एग्जाम, ये पहला एग्जाम है जिस पे आपको एम करना है CBSE क्लास 12 का। दूसरा जो एग्जाम है, आप अगर बायो स्ट्रीम से हो तो दूसरा जो एग्जाम आपको बेहतरीन तरीके से फोकस करना है वो एग्जाम है नीट। ठीक है, क्योंकि अभी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम है सबको मर्ज करके और एक एग्जाम बनाया गया है जिसको कहा जाता है नीट। ठीक है, तो आपको दो एग्जाम पे बेसिकली फोकस करना है, CBSE और नीट पे। ठीक है, CBSE में बायो का जो वेटेज होता है वो एक सब्जेक्ट के इक्वल होता है 100 मार्क्स। ठीक, बायो का जो वेटेज होता है वो 100 मार्क्स दूसरे सब्जेक्ट की तरह होता है। नीट में क्या होता है कि जो 720 का एग्जाम होता है, 720 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसमें से 360 जो है वो आपका कोर सब्जेक्ट, स्ट्रीम सब्जेक्ट जो कि आपका बायो। ठीक है, और दूसरा जो 360 है इसमें आपके साथ केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स आता है। ठीक है, तो यानी कि जो 50% का वर्क हमको करना है वो हमारे अपने इस बायोलॉजी के सब्जेक्ट में करना है, और बायो के सब्जेक्ट में 360 के वेटेज के हिसाब से हमको अपना वर्क करना है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे देखें कि 360 जो है ये 360 आता है आपके टोटल 19 क्वेश्चन से। 360 जो मार्क्स है वो 19 क्वेश्चन से आते हैं, और ये जो 19 क्वेश्चन है हम कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें, कौन से कोचिंग में जाएं, किस कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो करें, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप 360 में यानी कि 19 क्वेश्चन में आपको अगर सेलेक्ट होना है एग्जाम में, तो आपको बेसिकली 320 मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं, जो कि बहुत होता है। 320 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर इतने मार्क्स ऑब्टेन करते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि बाकी आपको जो नंबर होते हैं वो ये जो हमारे केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स वाले सब्जेक्ट हैं यहाँ से ऑब्टेन करने होते हैं। 320 मार्क्स का मतलब होता है 80 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 320 मार्क्स। ठीक है, यानी कि हमको 90 में से 80 क्वेश्चन पे टारगेट करना है। मैं आपको कुछ मेरा पर्सनल मेरा कुछ रिसर्च है, कुछ मैंने एक छोटा मोटा आप लोगों के लिए कुछ रिसर्च किया है। उसमें मैंने क्या देखा, मैंने 2016 के दोनों फेज का फर्स्ट एंड सेकंड 2 बार एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर, 2017 के क्वेश्चन पेपर, 2018 के क्वेश्चन पेपर एंड 2019 के क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है। ठीक है, बायोलॉजी पोर्शन को मैंने देखा, और आपको ये जितने भी पेपर हैं ये पेपर आपको विद्यालय से स्कूल से मिल जाएंगे। आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और रिक्वेस्ट सेंड करिएगा, वहाँ से मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप खुद से देखिएगा। पेपर में आप देख पाएंगे कि जो 2016 से 2019 के बीच का जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में जो NCERT के डायरेक्ट लाइन से NCERT में लाइन वाइज जो लाइन लिखा होता है उस लाइन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं वो हमेशा 83 to 87 रहे हैं। 83 से 87 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट NCERT से आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंफ्यूज ना रहो कि हमको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी कोचिंग में जाना है, कौन सा मॉड्यूल फॉलो करना है। जो भी पेपर मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा उस पेपर में आपको क्वेश्चन के सामने NCERT का पेज नंबर, NCERT 11th या 12th का, और उसके साथ पेज नंबर लिखा होगा कि किस पेज पे किस लाइन में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आप एक बार खुद से इसको एक बार आप देखिएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो NCERT के बुक में है वो पढ़िए। आप
अच्छा नंबर गेन कर पाओगे। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो है, बहुत ज़्यादा इंट्रो मैं नहीं दे सकता अभी के जो अभी का जो सिचुएशन है, लॉकडाउन का सिचुएशन, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो अभी हम क्या करते हैं कि अपना एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डेली टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सीट मिलता रहेगा, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और कुछ हेल्थ की इशू की वजह से मैं अभी तक आपके सामने नहीं आया था, ठीक है। तो हम इस पर अभी क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब रुक जाए करी थी ना तो रुक दिया करिए। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमको पहले यूनिट में पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन पोर्शन कवर करना है। 10th क्लास में रिप्रोडक्शन के कुछ पोर्शन के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे कुछ पोर्शन कवर किया था। अभी यहाँ पे हमको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में, मेनली इस चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक जनरल व्यू देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पे हमको इसको डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं 11th क्लास से। 11th क्लास की कुछ बातें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। 11th क्लास का जो हमारा पहला चैप्टर था वो चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर हमारा था वो था द लिविंग वर्ल्ड। और यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया करा था कि लिविंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग। हम किस बात से लिविंग को समझ सकते हैं। कुछ कंडीशंस थे, कुछ कंडीशंस में कुछ स्पेशल वहाँ पे कैरेक्टर्स हमको देखने को मिले कि किस किस केस में हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे किसी भी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो बातें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के में दो बातें हमेशा ट्रू होती हैं। पहला क्या होता है, उनका बर्थ, कैसे वो अराइज हुए थे, और दूसरा क्या ट्रूथ होता है उनमें, उनका डेथ। दूसरा क्या ट्रूथ होता है, डेथ। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पे दो बातें किसी भी लिविंग में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो बातें हमेशा कंफर्म होती हैं। पहला होता है बर्थ और दूसरा होता है डेथ। एक टॉपिक जब हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इंट्रो वाले पोर्शन में, वो मिलता है लाइफ स्पान। पहला जो वर्ड आपको बहुत अट्रैक्टिव मिलेगा वो मिलेगा लाइफ स्पान। शायद ही कभी इसके पहले आपने सुना होगा। लाइफ स्पान एक वर्ड आपको देखने को मिलता है। हम पहले इस बात को यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे कि लाइफ स्पान क्या होता है। मैंने बताया अभी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो बातें हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं। पहला क्या होता है, बर्थ, और दूसरा होता है डेथ। लाइफ स्पान इस बर्थ से इस डेथ के बीच का जो टाइम होता है, इसी टाइम को हम लाइफ स्पान कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको हम लाइफ स्पान कहते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब बर्थ हुआ उस टाइम से लेके जब उस ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है। कंडीशन स्पेशल क्या होता है, नेचुरल डेथ। कंडीशन क्या होता है, नेचुरल डेथ। क्योंकि हम नेचर के बारे में बायोलॉजी में जनरली नेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम नेचुरल डेथ की बात करते हैं। और स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात थोड़ा हम आगे डिस्कशन में और क्लियर करेंगे। तो बाय फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, बर्थ से लेके डेथ के बीच का जो टाइम गैप होता है, जो टाइम होता है, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। तो हम यहाँ पे लाइफ स्पान को डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। दिस इज द डेफिनेशन, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जिसको आपको एग्जाम में अगर कभी कोई क्वेश्चन इस पे आ जाता है तो लिखना होता है। द लाइफ स्पान क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पान। ठीक है, तो एक बेसिक सा टर्म है। बर्थ से लेके और डेथ के बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि एक डॉग है, ये डॉग 1980 में बर्थ लिया, इसका जन्म हुआ, और ये 2005 में डेथ हुआ। इसका बर्थ कब हुआ? 1980 में। डेथ कब हुआ? 2005 में। तो
1980 से 2005 के बीच का जो टाइम गैप है, इसके बीच का जो टाइम गैप है, अगर मैं अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहा हूँ तो वो लगभग 25 ईयर्स है। ठीक है, तो ये जो 25 ईयर आपको देखने को मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लाइफ स्पान क्या होता है, बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। कुछ मीन्स कॉन्सेप्शन हमको हो सकता है लाइफ स्पान को लेके। कैसे हो सकता है कि हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि जितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे, जिनका साइज बहुत बड़ा होगा, और जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके बीच में जो उनके लाइफ स्पान का गैप होता है उसके साइज पे डिपेंड करता है। लाइफ स्पान कभी भी किसी भी साइज, किसी भी उसके वेट, इन सब चीज़ों पे फिजिकल मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक पैरट है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक पैरट होता है और एक क्रो होता है। एक पैरट है और एक क्रो है। ये जो पैरट है इसका साइज और जो क्रो है इसका साइज लगभग कंपेरेबल होता है। कंपेरेबल का मतलब कि बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है पैरट और क्रो के साइज में। तो पैरट का साइज और क्रो का साइज कंपेरेबल है। अगर कंपेरेबल है और साइज पे डिपेंडेंसी होती एज की, उसके लाइफ स्पान की, तो कहीं ना कहीं ये बात हमको समझ में आती कि पैरट और क्रो का जो लाइफ स्पान होना चाहिए लगभग एक दूसरे के आसपास होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे इनके लाइफ स्पान को कंसीडर करते हैं तो जो पैरट होता है ये नियरली 140 टू 150 ईयर्स इसका लाइफ स्पान होता है। इसकी नेचुरल डेथ और बर्थ के बीच का जो टाइम गैप होता है वो 140 टू 150 होता है। ठीक है, जनरली। और जो क्रो होता है, इस क्रो का जो लाइफ स्पान होता है वो नियरली 15 टू 17 ईयर्स होता है। ठीक है, 15 टू 17 ईयर्स। साइज कंपेरेबल था, साइज लगभग सेम था, लेकिन एज का जो गैप था 140 से 150 ईयर्स इसका लाइफ स्पान है पैरट का, और क्रो का लाइफ स्पान कितना है, 15 टू 17। आई बात समझ में? तो यानी कि एक बात हम यहाँ पे अगर कंसीडर करना चाहें इस एग्जांपल से, तो हमको ये समझ में यहाँ पे आता है कि जो लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या समझ में आता है, इस बात को नोट पॉइंट में पहला पॉइंट करके लिखेंगे कि द लाइफ स्पान ऑफ any organism does not depends on the size of it। ऑर्गेनिज्म के साइज पे उसका लाइफ स्पान डिपेंड नहीं करता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है जनरली सीबीएसई के एग्जाम्स में कि जो लाइफ स्पान है वो साइज से इंडिपेंडेंट है, जस्टिफाई करिए। तो जब आपको जस्टिफिकेशन जैसा क्वेश्चन आएगा, जब जस्टिफाई करने को अगर कहा जाता है कभी किसी एग्जाम में, तो आपको एग्जाम्पल कंसीडर करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर करना पड़ेगा। अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं इस बात को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। आपने पीपल प्लांट देखा होगा, आपने मैंगो का प्लांट देखा होगा, मैंगो प्लांट, आपने बनियान ट्री देखा होगा। ठीक है, बनियान ट्री, पीपल जानते हैं, मैंगो जानते हैं, और बनियान का मतलब होता है बरगद ट्री। ठीक, बरगद, जो बरगद होता है उसका प्लांट होता है। तीनों का साइज लगभग सेम होता है। अगर आपके सामने पीपल और बनियान अगर रख दिया जाए तो जनरली हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो पीपल, मैंगो और बनियान ट्री जो है इसका साइज सेम है, लेकिन इनके जो लाइफ स्पान है वो बहुत डिफर करते हैं। लाइफ स्पान इनके बहुत डिफर करते हैं। तो एक बात हमको यहाँ से ये समझ में आती है कि जो लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो उनके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज और कि क्या उनके लाइफ स्पान सिमिलर हैं। पहली बात हमने ये देखा कि साइज सिमिलर है तो लाइफ स्पान सिमिलर हो ये निश्चित नहीं है। क्या किसी दो ऑर्गेनिज्म के साइज सिमिलर हैं तो उनके लाइफ स्पान सेम होंगे? ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि ऐसा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑर्गेनिज्म का जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ स्पान बहुत
एक दूसरे के करीब होता है, बहुत सिमिलर होता है, लेकिन उनका जो साइज होता है वो बहुत डिफर करता है, वो साइज बहुत डिफर करता है। जैसे एग्जांपल लेके चले, एक क्रोकोडाइल है, एक क्रोकोडाइल है और एक हॉर्स है, एक क्रोकोडाइल है और एक हॉर्स है, एक क्रोकोडाइल है, एक हॉर्स है। तो क्रोकोडाइल और हॉर्स है, इन दोनों का जो साइज है वो बहुत डिफर करता है। हॉर्स बहुत बड़े साइज का होता है, क्रोकोडाइल उससे थोड़ा छोटे साइज का होता है, वेट में भी डिफरेंस है, लेकिन इनका जो लाइफ स्पान होता है वो नियर अबाउट 60 ईयर्स के आसपास होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को आपको मिलेगा कि इनका जो एज जो है वो लगभग सेम है, जो लाइफ स्पान है लगभग सेम है, लेकिन साइज डिफर है। तो दोनों बातें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। लाइफ स्पान दूसरी चीज़ होती है, वो कभी किसी साइज पे डिपेंड नहीं करती, और कभी भी साइज किसी लाइफ स्पान पे डिपेंड नहीं करता। तो मेरे ख्याल से आपको लाइफ स्पान का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप आगे आने वाले जब आप एनसीईआरटी में सेकंड उस पे एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग वहाँ पे एज के बारे में, लाइफ स्पान के बारे में बात की जाएगी। जैसे वहाँ पे रोज के प्लांट की बात की जाएगी, हॉर्स का बात की जाएगी, तो आपको 60 ईयर्स उसमें फिल कर लेना। रोज जो होता है वो लगभग इसका लाइफ स्पान 5 to 7 ईयर्स होता है। मेरे पास यहाँ पे बुक है, मैं देख लेता हूँ कि बुक में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे किस किस एनिमल के बारे में आपसे एनसीईआरटी की बुक में पूछा गया है, तो आप एक बार उसको बुक में फिल कर लेना। क्या है यहाँ पे कि हॉर्स का 60 ईयर्स लगभग लाइफ स्पान होता है, रोज का 5 to 7 ईयर्स लाइफ स्पान होता है। जो डॉग होते हैं, दूसरा जो दिया हुआ है जो डॉग है, डॉग, इनका लाइफ स्पान 20 to 30 ईयर्स के बीच में होता है। जो एलिफेंट हैं, एलिफेंट का एक वहाँ पे आपको फिगर दिया होगा, इनका लाइफ स्पान 60 to 90 ईयर्स होता है। उसके बाद क्रोकोडाइल यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने उसको ऊपर मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। फ्रूट फ्लाई के बारे में बात की जाएगी, ड्रोसोफिला कहते हैं इसको, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला। आप जेनेटिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसका बहुत बार जिक्र आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजी में इसका। तो जो फ्रूट फ्लाई है, उस फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पान होता है वो लगभग होता है 30 डेज, 30 दिन, 1 मंथ, याद रखिएगा 30 डेज, 30 दिन। उसके बाद बहुत सारे राइस कभी पूछ सकते हैं, कभी वीट पूछ सकते हैं, तो ऐसे प्लांट के बारे में पूछ सकते हैं। तो जनरली इसके बारे में आपको पता होगा 3 to 4 मंथ में ये प्लांट जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं और इनको कट कर लिया जाता है। तो इनका जो लाइफ स्पान होता है 3 to 4 मंथ होता है। उसके बाद टर्टवाइज के बारे में दिया हुआ है, टर्टवाइज का यानी कि टर्टवाइज का जो लाइफ स्पान होता है उसके बारे में आपको बुक में दिया हुआ है 100 to 150 ईयर। और बनियान ट्री के बारे में मैंने बताया आपको कि लगभग 200 से 250 साल इसका लाइफ स्पान होता है। पैरट जो होता है उसका ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके बुक में, एटलीस्ट उतने एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने उन सारे जो बुक में दिए हैं वो लिखा हुआ है, बाकी जिसका नहीं दिया हुआ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसको आप बुक में फिल करते रहना। कभी बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस ना करना कि हमको चीज़ों को रट के चलना है। अपने आप को इतना प्रिपेयर करो, एग्जाम के एक दिन पहले अगर एक बार में पूरी बुक पढ़ना चाहो तो पूरी बुक पढ़ते चले जाओ, कहीं रुकना ना पड़े, इतनी अंडरस्टैंडिंग बना के चलना, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, हमने आज का पहला क्लास था, छोटा सा कॉन्सेप्ट लाइफ स्पान खत्म किया। लाइफ स्पान क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो बर्थ से डेथ के बीच का होता है। लाइफ स्पान जो होता है किस पे डिपेंड नहीं करता, ये बातें हमने कर ली। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे सेट किए कि लाइफ स्पान किस ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पान होता है। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। दूसरी बात, पेपर्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप व्हाट्सएप करिएगा स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपना वो व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आपको पेपर्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। एक बार आप उसको बुक में सर्च करिएगा कि क्या मैंने जो आंसर जो दिए हैं वो आंसर किस पेज पे एनसीईआरटी के मिलेंगे। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको क्या पढ़ना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ के अगर आप 80 क्वेश्चन ना कर पाओ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ के 80 to 85 क्वेश्चन कर पाओ तो वो बहुत आसान तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।